मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हम कमांडर अब्दुल हक की बैठक में पहुंच चुके थे। वो वहां नहीं था, अलबत्ता कमांडर अब्दुल रशीद वहां मौजूद था। वो मुझे अच्छी तरह पहचानता था, जबकि पलवशा तो उनके साथ रह चुकी थी। हमें पुरतपाक अंदाज में खुशामदीद कहा गया। रात का खाना खाकर पलवशा मुझे इशारा करके वहां से निकल गई। उसकी वापसी 2-3 घंटों बाद हुई थी। उसे 3 दिन हुए हैं अफगानिस्तान से लौटे हुए, और परसों वो डम्बरियानी से आगे वाखदाई जा रहा है। सच? मैंने पुरजोश लहजे में पूछा। उसने हैरानी से पूछा, हाँ बिल्कुल सही इत्तला है, मगर तुम किस बात पर खुश हो रहे हो? 1 मिनट। मैं उठकर कमांडर अब्दुल रशीद के कमरे की तरफ बढ़ गया। इशा की नमाज के बाद वो घंटा डेढ़ मुशावरत करते थे और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अभी तक जाग रहा था। बाकी आदमी 2-3 मिनट पहले ही उसके कमरे से रुखसत हुए थे। मैं अंदर आ सकता हूँ? उस वक्त कमांडर अब्दुल रशीद सोने के लिए अपना बिस्तर ठीक कर रहा था जब मैंने अंदर आने की इजाजत मांगी। उसने खुश अखलाकी से इस बात में सर हिलाया, आ जाएं। मैंने कहा, जहमत देने के लिए माजरत खा हूँ। वो बोले, जहमत की कोई बात नहीं, आए बैठे और कहवा या चाय पीना पसंद करेंगे? मैंने कहा, नहीं जनाब शुक्रिया। मैं जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ गया। वो अपने बिस्तर पर बैठ गए। हुक्म करो। इस मर्तबा मैंने अपनी जरूरत उसके सामने दोहरा दी। वो बोला, हाँ ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसका मालिक मैं नहीं हूँ, इसलिए मुआवजा अदा करना पड़ेगा। उसने बेतकल्लुफाना दिल की बात वाज़ेह कर दी। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया, ठीक है जनाब, जितनी रकम चाहिए होगी मिल जाएगी। उन्होंने पूछा, ये सामान किस वक्त चाहिए होगा? मैंने कहा, सुबह। ये कहकर मैं उससे इजाजत लेकर वहां से निकल आया। पलवशा बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे वापस पहुंचते ही उसने पूछा, तुम कमांडर अब्दुल रशीद के पास किस लिए गए थे? मैंने कहा, अगर वो इत्तला सच्ची है जो तुमने मुझ तक पहुंचाई है, तो परसों कबील खान के खिलाफ कार्रवाई करने का मंसूबा मैंने सोच लिया है। उसने बेताबी से पूछा, भला वो कैसे? मैंने कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कबील खान के साथ मुहाफिजों की कितनी गाड़ियां होंगी? वो बोली, 4 गाड़ियां मुहाफिजों की और 5वीं उसकी अपनी होती है। 5 गाड़ियां डबल केबिन हैं और हर गाड़ी में 5 या 6 आदमी होते हैं। मैंने कहा, मतलब मजमूई तौर पर 25-30 बंदे होते हैं। उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ। फिर पूछा, अब तुम ये बताओ कि हम 2 आदमी इन 25-30 आदमियों पर कैसे काबू पाएंगे? और मैं उसे अपना मंसूबा बताने लगा। मंसूबा सुनते ही उसने कहा, इसमें काफी खतरा है। मैंने उसकी तरदीद के बगैर कहा, कबील खान जैसे खबीस को जहन्नम हासिल करने के लिए खतरे तो मोल लेना पड़ते हैं। कहकर वो फकत सर हिलाकर रह गई थी। उसके बाद हम मंसूबे की जुज़ियात पर गुफ्तगू करने लगे। पलवशा ने कई बेहतरीन मशवरे दिए थे। वो अमली जिंदगी में भी घात छापे की कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुकी थी। सुबह रकम अदा करके हमने मुजाहिदीन के ठिकाने से बारूद, डेटोनेटर, रॉकेट लॉन्चर और उसके 4 रॉकेट लेकर मंसूबे में तय की हुई जगह की तरफ चल पड़े। रॉकेट लॉन्चर हमने मुस्तार लिया था, जो कार्रवाई के बाद कमांडर अब्दुल रशीद को वापस करना था। अलबत्ता बारूद और रॉकेट हमें मुआवजा देकर लेने पड़े थे। 2 अदद क्लैशनकोफें, बेरेट M107 और 2 अदद पिस्टल भी हमारे पास मौजूद थे। 4-5 घंटे मुसलसल सफर के बाद हम मखसूस मकाम पर पहुंच गए थे। मलिक सकलैन खान के बेटे की शादी में जाते हुए ये जगह मेरी नजर में आई थी। अब जब कबील खान के जाने की बाबत मालूम हुआ तो मैंने फौरन एक खतरा मोल लेने का फैसला किया। अगर सरदार हमारे साथ होता तो ये मंसूबा और ज्यादा कामयाब हो सकता था। हम 3 मिलकर ज्यादा बेहतर तरीके से घात लगा सकते थे, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी मुझे अपने इरादे से बाज न रख सकी। यूं भी पलवशा एक बेहतरीन साथी थी। उस जगह पर एक जानिब खड़ी चट्टानों का सिलसिला था, जिसे नक्शा बीनी में स्कार्पमेंट पढ़ाते हैं। दूसरी जानिब नाला था और खुशकिस्मती से नाले की ढलान भी बिल्कुल सीधी थी। नाला उबूर करके जो पहाड़ी मौजूद थी, उसका फजाई फासला भी 2-250 गज से ज्यादा नहीं था। मैंने पलवशा के साथ उसी जगह पर मोर्चाबंदी का मंसूबा बनाया। दिन की रोशनी में हमने पत्थरों की मदद से अपने लिए 2-3 मोर्चे बनाए और शाम होते ही मैं सड़क के ऊपर मखसूस जगहों पर बारूद लगाने लगा। अपने मोर्चों से उस जगह का फासला वगैरह मैंने लेजर रेंज फाइंडर की मदद से नाप लिया था। बारूद लगाते वक्त पलवशा ने भी मदद की थी। वो इन कामों की अच्छी खासी माहिर थी। उसने किसी भी कदम पर मुझे सरदार की कमी महसूस नहीं होने दी थी। पलवशा से पता चला था कि कबील खान की गाड़ी के आगे और पीछे मुहाफिजों की 2-2 गाड़ियां होती हैं और उसकी गाड़ी दरमियान में होती थी। चूंकि तमाम गाड़ियों का रंग काला था, इसलिए हम गाड़ियों की तरतीब ही से उसकी गाड़ी को पहचान सकते थे। खुद मैंने कबील खान की फकत तस्वीर ही देखी थी, बराह रास्त उसकी मनहूस सूरत देखने का इत्तेफाक नहीं हो सका था। अंधेरा छाने तक हम तमाम कामों से फारिग हो गए थे। वो रात हमने वहीं गुजारी और सुबह दम चाय वगैरह पीकर हम तैयार होकर बैठ गए। कबील खान की गाड़ियों से पहले 5-6 गाड़ियां गुजर चुकी थीं और फिर दूर से गर्द का तूफान उठा और 5 काले रंग की गाड़ियां एक कतार में चलती हुई उस जानिब आती दिखाई दी। हम दोनों मुकम्मल तौर पर तैयार थे। पलवशा दूरबीन आंखों से लगाए इस तरफ निगरान थी। वो बड़बड़ाने के अंदाज में
बोली उसी खबीस का काफिला है। उसे रिमोट कंट्रोल थमा कर मैंने रॉकेट लॉन्चर कंधे पर रख लिया था। अगर वो हमारी लगाई गई IED रिमोट कंट्रोल से न फटती तो मैंने रॉकेट लॉन्चर के जरिए पहली गाड़ी को उड़ाना था। वो जगह इतनी तंग थी कि गाड़ी मोड़ नहीं काट सकती थी और अगली गाड़ी के तबाह होने के बाद वो आगे भी नहीं जा सकते थे। जिस जगह हमने IED लगाई थी उसके बाद एक खतरनाक मोड़ था, इसलिए उस जगह गाड़ियों की रफ्तार लामुहाला आहिस्ता होना थी। यूं भी वो सड़क कच्ची थी और उस पर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई नहीं जा सकती थी। तमाम गाड़ियां एक कतार में चल रही थी। मोड़ आने से पहले ही ड्राइवर ने रफ्तार कम करना शुरू कर दी थी। दूरबीन आंखों से लगाए पलवशा का एक हाथ IED को फाड़ने वाले बटन पर था। जो ही अगली गाड़ी मखसूस जगह पर पहुंची उसने बटन दबा दिया। हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर मैंने भी रॉकेट लॉन्चर की टेलीस्कोप साइट में पहली गाड़ी पर निशाना साध लिया था, लेकिन मुझे फायर करने की जरूरत पेश नहीं आई थी। कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और अगली गाड़ी चंद फुट हवा में उछलकर उल्टी हो गई। पीछे वाली गाड़ी फौरन रुक गई थी। पलवशा ने फौरन आखिर में लगाई जाने वाली IED को फाड़ने वाला बटन दबा दिया। इस मर्तबा जोरदार धमाके के साथ चौथे नंबर पर मौजूद गाड़ी तबाह हुई थी। आखिरी गाड़ी चंद गज पीछे थी। मैंने फौरन रॉकेट लॉन्चर का रुख उस जानिब करते हुए रॉकेट दाग दिया। 250 मीटर से एक साकिन हदफ को निशाना बनाना इतना मुश्किल भी नहीं था कि मेरा निशाना खता जाता। गाड़ी उछलकर खड़ी चट्टानों से टकराई और दोबारा सड़क पर गिर गई। 3 गाड़ियां और उनमें मौजूद अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए थे। दूसरी और तीसरी गाड़ी में मौजूद कबील खान के आदमियों ने फौरन गाड़ियों के अकब में मोर्चे संभाल लिए थे। उन्हें हमारे छुपने की जगह मालूम हो गई थी। क्लैशनकोफों की गोलियां हमारे सामने पड़े पत्थरों से टकराने लगी। कबील खान दूसरी गाड़ी के अकब में छुपा है। पलवशा ने बगैर किसी ताखीर के मुझे मुत्तला करना जरूरी समझा। मैंने अपनी शिस्त तीसरी गाड़ी पर मरकूज करते हुए उसे कहा, रॉकेट लोड करो। उसने फौरन पहले से तैयार किया हुआ रॉकेट उठाकर आगे से रॉकेट लॉन्चर की मजल में धकेल दिया और मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर सांस रोकते हुए रॉकेट दाग दिया। तीसरे नंबर पर मौजूद गाड़ी का हशर भी पहले वाली गाड़ी जैसा हुआ और उसके अकब में छुपे आदमी कबील खान की मदद करने के काबिल नहीं रहे। उसी वक्त दूसरी गाड़ी के अकब में मौजूद आदमी गाड़ी के अकब से निकलकर मोड़ की जानिब भागे। मुझे अंदाजा था कि वो कुछ ऐसा ही करेंगे और मैं उसके लिए तैयार था। उसके लिए बैरेट M107 तैयार रखी थी। सफेद कपड़ों वाला कबील खान है, उसे मरना नहीं चाहिए। मुझे स्नाइपर राइफल से शिस्त लेते देखकर वो पुकार उठी। उनकी तादाद 6 थी और मोड़ तक इतना फासला नहीं था कि मैं तमाम को निशाना बना सकता। अगर वो मोड़ मुड़ने में कामयाब हो जाते तो यकीनन खुद को बचा सकते थे और हमारे लिए भी खतरे का बायस बन सकते थे। इन तमाम में कबील खान अहम था, इसी वजह से उन्हें भागते हुए उसे अपने सामने रखा हुआ था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, बस चंद सेकंड ही थे। सबसे पहले मैंने कबील खान की पुश्त पर दौड़ने वाले बंदे की पीठ पर गोली मारी। सर को निशाना मैंने जानबूझकर नहीं बनाया था कि वो भाग रहे थे और इस हालत में सर पर गोली मारना मुश्किल होता है, जबकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि गोली के खता जाने का खतरा मोल ले सकता। 250 गज के फासले पर बैरेट M107 के खता जाने का सवाल ही नहीं था। मकतूल मुंह के बल गिरा। उसके साथ ही मैंने दोबारा राइफल कॉक की और अगली गोली कबील खान के कूल्हे में झोंक दी। 2-3 सेकंड की देर होने पर उसने मुड़ जाना था। वो नीचे गिरा और उसके साथ भागने वाले चारों उसे संभालने के लिए नीचे झुके। उसी वक्त मैंने अगली गोली फायर की और उनकी तादाद में एक की कमी हो गई। 2 आदमियों ने कबील खान की बगल में हाथ डालकर उसे मोड़ की जानिब घसीटा और एक ने घुटना जमीन पर टेक कर क्लैशनकोफ की बैरल का रुख हमारी जानिब करते हुए ट्रिगर दबा दिया। क्लैशनकोफ तड़तड़ाते हुए आग उगलने लगी, मगर ये एक इस्तरारी हरकत थी। उसने मुसलसल ट्रिगर दबाए रखा। घुटना जमीन पर टेक कर बैठने की वजह से वो एक आसान हदफ साबित हुआ। बैरेट की गोली उसे माथे पर लगी। पुश्त के बल गिरते हुए भी उसकी क्लैशनकोफ गोलियां उगल रही थी। मेरे दोबारा राइफल कॉक करने तक कबील खान के आदमी उसे घसीट कर मुड़ गए थे। मुड़ कर एक बड़े पत्थर के अकब में लेट कर उन्होंने हमारे साथ फायरिंग का तबादला शुरू कर दिया था। इस सूरत हाल में मुझे खतरा महसूस होने लगा कि ये न हो कि एक आदमी हमारे साथ फायरिंग का तबादला करता रहे और दूसरा कबील खान को सहारा देकर वहाँ से निकल जाए। मैंने कहा, पलवशे, मुझे खतरा है कबील खान एक आदमी के साथ फरार हो जाएगा और दूसरा आदमी हमारे साथ फायरिंग करता रहेगा। उसने फौरन मेरी बात की तायद की। सही कहा। मैंने कहा, तुम यहाँ से स्नाइपर राइफल के जरिए उन्हें फायरिंग का जवाब देती रहो, मैं पीछे से जाकर उन्हें काबू करने की कोशिश करता हूँ। उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, तुम स्नाइपर मुझसे बेहतर चलाते हो और मैं तुमसे ज्यादा तेज रफ्तारी से हरकत कर सकती हूँ। मैं कुछ कहने लगा मगर उसने कहा, कोई अगर मगर नहीं, मेरा एतबार करो। उसने मेरा हाथ थामते हुए मेरी आंखों में झांका। वो हमेशा की तरह बाएतमाद नजर आ रही थी। मैंने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोली, परेशान न हो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसने एक आई कॉम जेब में डाला
और क्लैशनकोफ हाथ में पकड़ते हुए बोली, आईकॉम ऑन कर लेना, चैनल नंबर 11। ये कहते हुए वो मोर्चे से निकलकर भागते हुए एक नजदीकी चट्टान के अकब में छुप गई। वहाँ एक लम्हा ठहर कर वो भागते हुए चंद गज दूर एक दूसरे पत्थर के पीछे लेट गई। इस दौरान दुश्मन की तरफ से इक्का दुक्का फायर की आवाज आती रही, मगर वो पत्थर से सर निकाले बगैर फायर करता रहा। मेरा अंदाजा था कि उसे पलवशा की हरकत के बारे में मालूम ही नहीं होगा। पत्थर की वो चट्टान इतनी बड़ी थी कि उस पर रॉकेट के फायर का भी असर न होता। मैंने स्नाइपर राइफल की टेलीस्कोप साइड में से देखते हुए उस पत्थर पर अपनी शिस्त मरकूज रखी, मगर लगता यही था कि कबील खान वहाँ से फरार होने की कोशिशों में था और एक आदमी उसने पत्थर के अकब में सिर्फ अपने अकब को महफूज रखने के लिए छोड़ दिया था, और शायद उस आदमी को भी अच्छी तरह ये भी समझा दिया था कि उसका कोई उज़्व नजर आने की सूरत में वो जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। ऐसे यकीनन इस वजह से हुआ होगा कि उन दिनों मैं कबील खान के एक ऐसे दुश्मन के रूप में सामने आ रहा था जो मुसलसल उस पर हमले कर रहा था और मेरी निशानेबाजी मुबालगा आमेज वाकयात के साथ पेश की जा रही थी। ये सारा अंदाजा मैं इस बिना पर लगा रहा था कि चट्टान के अकब में छुपा हुआ दुश्मन अपने हाथ तक को पत्थर के अकब से नहीं निकाल रहा था। पलवशा भागते हुए नाले के दूसरे सिरे पर पहुंच गई थी। कबील खान और उसके दोनों आदमी उस जानिब छुपे थे जिस तरफ उनकी गाड़ियों का रुख था, जबकि पलवशा का रुख अलाम खेल की जानिब था, क्योंकि उस जानिब से ऊपर चढ़ा जा सकता था, वरना तो नाले के खड़े किनारों के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। सड़क के ऊपर पहुंचकर वो बाएं जानिब से चक्कर काट कर मजीद ऊपर चढ़ने लगी। यकीनन वो वहां से होते हुए कबील खान के आदमियों के अकब में पहुंचना चाह रही थी। सड़क पर चक्कर काटते ही वो मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं दोबारा कबील खान के आदमियों की जानिब मुतवज्जे हो गया। गो वो मुकम्मल तौर पर पत्थर की चट्टान के अकब में थी। उसके बावजूद मैंने रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करते हुए बाकी बचे 2 रॉकेट उस जानिब दाग दिए ताकि वो मेरे जानिब मुतवज्जे रहें। उनकी तरफ से सिर्फ एक क्लैशनकोफ वक्फे के बाद चंद गोलियां उगल देती। रॉकेटों ने उस बड़ी चट्टान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और चट्टान के अकब में छुपे हुए दुश्मन लामहला महफूज थे। मुझे अपने अंदेशे सच होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके साथ ये इत्मीनान भी था कि पलवशा वहां पहुंचने ही वाली थी। और फिर मुझे एक नई क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट सुनाई दी। 2-3 मिनट बाद पलवशा की आवाज उभरी, हालात काबू में हैं। अगर कबील खान का दीदार करना है तो नाले में उतर आओ, मैं उसे वहीं ला रही हूँ। अपने पास पिस्तौल होने का यकीन करके मैं नीचे उतरा। पलवशा ने हालात काबू में होने का मुजदा सुना दिया था, इसके बावजूद मैं बेपरवाही नहीं बरत सकता था। नीचे उतरते हुए वो मुझे नजर आने लगी थी। कबील खान लंगड़ाता हुआ उसके आगे चल रहा था। उस मोड़ के आगे चूंकि नाले के किनारे इस काबिल थे कि वहां से पैदल आदमी नीचे उतर सकता था, इसलिए वो उसे उसी जानिब से नीचे ला रही थी। मेरे करीब पहुंचने तक उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। कबील खान को पहली मर्तबा इस तरह रूबरू देख रहा था मैं, लेकिन इस बुरी हालत में कि उसका कोई करीबी अजीज भी उसे पहचान न सकता। पलवशा जुनूनी कैफियत में उस पर ठोकरें बरसा रही थी। कबील खान का तमाम जिस्म यूं कांप रहा था गोया वो रेशे का मरीज हो। वो बेतहाशा उसकी मजरूब टांग और जिस्म के नाजुक हिस्सों को अपनी जरबात का निशाना बना रही थी। कबील खान एक बेरहम, जालिम और गद्दार शख्स था, लेकिन उस वक्त मजलूमियत की तस्वीर बना नजर आ रहा था। लड़के तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो, याद रखना मेरे आदमी बदला जरूर लेंगे। पलवशा के जरा से दम लेने पर वो एक जानिब खून थूकते हुए धमकी देने लगा। वो बोली, पहले मैं अपना बदला तो ले लूं, तेरे आदमियों को अगर मौका मिला तो यकीनन मैं मना नहीं करूंगा। ये कहकर उसने 2-3 ठोकरें उसके पहलू में जड़ दी। वो बोला, मेरा कसूर तो बताओ। उसके लहजे में अजीब किस्म की बेबसी और गुस्सा था। पलवशा उसके साथ उकड़ू बैठते हुए उसकी आंखों में झांकने लगी। अगर तू मुझे पहचान लेता तो तुझे ये सवाल करने की जरूरत पेश न आती। कबील खान ने कहा, तो करा दो पहचान ताकि मैं माफी मांगने के बारे में सोचूं। पलवशा ने कहा, सपू गमाए को जानते हो? कबील खान का सर नफी में हिल गया। वो बोली, जानोगे भी कैसे, क्योंकि एक सपू गमाए तो तेरी हवस की भेंट नहीं चढ़ी ना। पलवशा ने जहर खंद लहजे में कहते हुए उसके सर के बालों से पकड़कर झटका देते हुए उसका सर जमीन से टकराया। उसके मुंह से आह की आवाज निकली। वो दोबारा उसके बालों से पकड़कर झटका देते हुए बोली, कबील खान, याद करो एक लड़की को तेरे आदमियों ने अलाम खेल की मजाफात से उठाया था। उसके छोटे भाई की मदाखलत पर तेरे आदमी ने उस मासूम लड़के को लात मारकर चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया था और बाद में उसका वालिद भी तेरे दरिंदे मुहाफिज की गोली का निशाना बन गया था। कबील खान ने हकलाते हुए पूछा, तुम यामीन खान के क्या लगते हो? वो बोली, शुक्र है, मेरे अब्बा जान का नाम तो तुम्हें याद है। कबील खान के लहजे में हैरानी थी, मगर उसका तो कोई बेटा नहीं था। वो बोली, बिल्कुल सही कहा, लेकिन बेटी तो थी ना। खड़े होकर पलवशा ने कंधे से लटकाई क्लैशनकोफ हाथ में थाम ली। बेटी तो क्या? वो बोली, हाँ, जलील इंसान।
میں یامین خان کی بیٹی اور سپو گمائے کی بہن پلوشا ہوں۔ تیرے مردود ساتھی انار گل کو میں نے ہی جہنم واصل کیا ہے، تیری حویلی میرے ہی ہاتھوں تباہ ہوئی ہے، روشن خان اور اس کے ساتھیوں کو بھی میں نے ہی انجام تک پہنچایا ہے، اور اب تیری باری ہے۔ وہ بولا تو وہ تم تھی، میں کسی اور کو مورد الزام ٹھہراتا رہا۔ وہ بولی تو تجھے کس پر شک ہے؟ قبیل خان نے کہا مجھے تو کسی ایس نامی شخص کے بارے میں خبر ملی تھی، میں نے پہلی بار زبان کھولی، فکر نہ کرو، جسے مورد الزام ٹھہراتے رہے ہو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ پلوشا نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا ویسے بڑے خوش قسمت ہو، مرنے سے پہلے تو نے ایس کا دیدار بھی کر لیا ہے۔ مجھ پر ایک نظر ڈال کر وہ دوبارہ پلوشا کی جانب متوجہ ہوا تو میرا اندازہ درست تھا۔ پلوشا دیکھو تم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اب ہم صلح کر کے اس دشمنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں، تم جتنا جرمانہ کہو میں بھرنے کو تیار ہوں۔ وہ بولی ذلیل خان، تجھے قتل کرنے کے لیے صرف میری بہن کے اوپر بری نگاہ ڈالنے کی وجہ کافی تھی، تو نے تو میرا پورا گھرانہ اجاڑ دیا، اور جہاں تک دشمنی ختم کرنے کا تعلق ہے تو دشمنی ختم کرنے کا آسان طریقہ دشمن کو قتل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس سے مذاکرات کرنا۔ ان کی بات چیت لمبی ہوتے دیکھ کر میں لقمہ دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کہا پلوشا میرا خیال ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس تماشے کو طول دے سکیں۔ مجھے تیکھی نظروں سے گھور کر وہ دوبارہ قبیل خان کی جانب متوجہ ہوئی۔ قبیل خان، افسوس کہ میں تجھے اتنی اذیتیں نہیں پہنچا سکی جتنی میں نے جھیلی ہیں، بہرحال تیرے ساتھی کافی بے چینی سے جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے وہاں پہنچنے کی کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے کلاشنکوف کی بیرل کے رخ اس کی ٹانگوں کی طرف کر کے 2-3 گولیاں داغ دیں۔ وہ کراہتے ہوئے تڑپنے لگا۔ اگلی دفعہ اس نے قبیل خان کے دونوں بازوؤں کو نشانہ بنایا اور پھر جھک کر کلاشنکوف کی مزل اس کی ٹھوڑی سے لگاتے ہوئے ٹریگر کو مکمل دبا دیا۔ گولیوں کے برسٹ نے اس کی کھوپڑی کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ فائر رکتے ہی اس نے گھٹنے زمین پر ٹیکے اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ قبیل خان کی لاش کو گھور رہی تھی۔ 2-3 منٹ انتظار کے بعد میں نے گلا کھنکھارتے ہوئے اسے آواز دی، پلوشا میرے خیال میں چلنا چاہیے۔ وہ گہرے خیالات سے باہر آ کر چونکتے ہوئے مجھے گھورنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوشی سے بھرپور ہنسی نمودار تھی اور کھڑے ہو کر وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ شکریہ راجے، یہ سب تیری وجہ سے ممکن ہوا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ زبردستی خود کو آزاد کراتے ہوئے میں نے کہا یہ شکریہ زبانی کلامی بھی ادا کیا جا سکتا تھا، کم از کم اتنا خیال تو کر لیا کرو۔ میری باتوں کا برا منائے بغیر وہ شوخی بھری مسکراہٹ سے بولی کیا یاد کرو گے، آج میں اتنی خوش ہوں کہ قبیل خان کے بعد تمہیں قتل کرنے کے فیصلے کو بھی ترک کرتی ہوں۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا بہت شکریہ، چلو اب چلیں۔ وہ بولی اگر چاہو تو میں ایک بار اور بھی گلے لگا سکتی۔ میں نے کہا بے حیا، اور میں مورچے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سے مجھے اس کے کہے کی آواز آئی مگر میں خاموشی سے چلتا رہا۔ میرے ساتھ قدم ملاتے اس نے کہا اچھا بات سنو۔ میں نے کہا جی فرماؤ۔ وہ بولی قبیل خان کی جیب سے کافی بڑی رقم میرے ہاتھ آئی ہے، یہ پستول بھی ہاتھ لگا ہے۔ اس نے ایک قیمتی پستول میری نظروں کے سامنے لہرایا۔ میرا تو خیال ہے باقی تمام کی تلاشی بھی لے لیتے ہیں، یقیناً کافی رقم ہاتھ لگے گی، ان کی کلاشنکوفیں بھی سمیٹ کر کہیں چھپا دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر گھات میں آتے ہی قبیل خان نے اپنے آدمیوں کو آئی کام پر بتا دیا ہو تو وہ آتے ہی ہوں گے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اگر ایسا ہوتا تو اب تک اس کے آدمی پہنچ گئے ہوتے۔ میں نے کہا اگر اس کے آدمی نہیں تو کوئی اور تو پہنچ سکتا ہے، بلکہ پہنچ گیا ہے۔ ایک سفید رنگ کی کار موڑ مڑ کر تباہ شدہ گاڑیوں کے قریب رک رہی تھی۔ وہ مصر ہوئی تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اس بات کا جواب دیتا مجھے علام خیل کی طرف سے 3-4 ڈبل کیبن اس طرف آتی دکھائی دی۔ میں نے قدموں کی رفتار میں تیزی لاتے ہوئے اسے گرد کا طوفان اڑاتی گاڑیوں کی جانب متوجہ کیا۔ وہ نظر آ رہی ہیں۔ وہ بولی اگر یہ اس کے آدمی ہوتے تو انہیں کچھ دیر پہلے پہنچنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اس نے گولی لگنے کے بعد فرار ہوتے وقت انہیں مدد کو پکارا ہو۔ میں اپنے مورچے والی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ بیرٹ کو کندھے پر رکھتے ہی میں نے خیال ظاہر کیا۔ اس نے سامان کا تھیلا پشت پر لادا، راکٹ لانچر کندھے پر رکھا اور دائیں ہاتھ میں کلاشنکوف تھامتے ہوئے چڑھائی چڑھنے لگی۔ میں نے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ ہماری چڑھائی چڑھنے سے پہلے تینوں گاڑیاں وہاں پہنچ گئی تھیں۔ ہر گاڑی میں 4-5 مسلح آدمی سوار تھے۔ اگلی گاڑی سے اترنے والے 2 آدمی سفید کار کی جانب بڑھ گئے۔ ان کی باتوں کے دوران ہم بلندی پر پہنچنے والے تھے۔ میں مسلسل انہی کی جانب متوجہ تھا۔ سفید کار والے نے ہاتھ اٹھا کر ہماری جانب اشارہ کیا، شاید اس نے ہمیں نالے سے بلندی کی جانب حرکت کرتے دیکھ لیا تھا۔ سفید کار والے سے بات چیت کرنے والے دونوں آدمیوں نے ہاتھ میں کلاشنکوفوں کا رخ ہماری جانب کرتے ہی فائر کھول دیا۔ بلندی کے آخری چند قدم ہم نے دوڑ کر طے کیے اور اوپر پہنچتے ہی ایک چٹان کی آڑ لے کر خود کو اس اندھا دھند فائرنگ سے محفوظ کر لیا۔ یہ یقیناً پیچھا کریں گے، پلوشا نے خیال ظاہر کیا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھر تشویش شامل نہ تھی۔ میں نے بارہا جانچا تھا کہ وہ بہت دلیر اور بہادر ہے۔ میں نے کہا چلو پھر ان کے تعاقب میں ذرا رکاوٹ پیدا کریں۔ بیرٹ کی 2 پائی کھول کر میں نے نیچے رکھ دی۔ اس نے اب تک خالی میگزین ہی چڑھائی ہوئی تھی۔ پشت پر لدا تھیلا اتار کر وہ اس میں سے بھری ہوئی میگزین نکال کر کلاشنکوف پر چڑھانے لگی۔ اس دوران میں نے ٹیلیسکوپ سائٹ کے شیشوں کی حفاظت کرنے والے کور اتار کر نالے میں اترنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے والے مسلح افراد کا نشانہ لے چکا تھا۔
पहली बार मैंने उस आदमी को निशाना बनाया जो झुककर नाले के सीधे किनारे से नीचे के लिए पर तोल रहा था। अपने हथियार समेत वो 10-15 गज की ऊंचाई से नीचे गिरा। बाकियों के चौंकने और संभलने तक एक और आदमी भी अपने सरदार कबील खान के पास पहुंच चुका था। वो सरपट दाएं बाएं भागे और मेरे तीसरे फायर से पहले उन्होंने खुद को गाड़ियों और पत्थरों की आड़ में कर लिया। उसके साथ ही कई क्लैशिनकोफ गोलियां उगलने लगी। सफेद कार के साथ मौजूद आदमी भी एकदम जमीन पर लेट गया। आदमियों के गायब होते ही मैं गाड़ियों के टायरों को निशाना बनाने लगा। तीनों गाड़ियों के अपनी तरफ वाले 6 टायरों को बेकार करके मैंने टेलीस्कोप साइड के शीशों पर दोबारा कवर चढ़ाए और पलवशा को कहा, क्या ख्याल है, चलें? वो फौरन मेरे साथ मुत्तफिक हो गई, चलो। इसी तरह जमीन पर लेटे लेटे हम पीछे की तरफ खिसके और जो ही ऐसी जगह पर पहुंचे जहां खड़े होकर भी हम उनकी नजरों में नहीं आ सकते थे, उठकर अकबी जानिब मौजूद ढलान में उतरने लगे। दुश्मनों की तरफ से मुसलसल फायर की आवाज मुतवातिर हमारे कानों में पहुंच रही थी। हम तेज रफ्तारी से वहां से दूर हटने लगे। गो वो 15-20 आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन मुकाबला तूल खींचता तो उनकी मदद को मजीद आदमी भी पहुंच सकते थे। यूं भी कबील खान के पास बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज में वक्फा आने लगा और फिर फायरिंग बिल्कुल ही रुक गई। यकीनन उन्हें भी महसूस हो गया था कि वो यकतरफा फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे उम्मीद यही थी कि वो इतनी जल्दी आड़ से बाहर निकलकर हमारा पीछा नहीं कर सकते थे। शायद कबील खान आईकॉम पर उन्हें मेरे बारे में बता चुका हो, क्योंकि उसकी आखिरी गुफ्तगू से यही अंदाजा हो रहा था कि उसने अपने आदमियों को बुलाते हुए कुछ न कुछ जरूर बताया होगा। इसी बात का जिक्र उसने अपनी आखिरी गुफ्तगू में भी किया था। अगर कबील खान ने नहीं बताया था तब भी अपने मरने वाले आदमियों और गाड़ियों के फटने वाले टायर उनके सामने मौजूद थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।